छठे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को रेड अलर्ट करने वाली है। क्या बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का खेल चल रहा है? यह सवाल भी है और 2024 के लोकसभा चुनाव का एक सच भी है। इस वीडियो को अब आप ध्यान से देखिएगा। बुर्का पहनी जिन महिलाओं को भीड़ अपने साथ ले जा रही है, उन पर फर्जी वोटिंग करने का आरोप है। खास बात यह है कि इन्हें थाने से जबरन छुड़ा कर ले जाया जा रहा है। यह वीडियो HD क्वालिटी का नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो कहानी बयां हो रही है उसकी क्वालिटी HD से भी ज्यादा क्लियर है। आप साफ देख सकते हैं। ये वीडियो दरभंगा के जाले थाने का है। जाले का कुछ हिस्सा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहां 20 मई को मतदान हुआ। पुलिस ने बुर्के में फर्जी वोट डाल रही 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को पकड़ा, सबको थाने ले आई और उसी रात से 100 से ज्यादा लोग थाने पर जा पहुंचे। जबरन उन फर्जी वोटर्स को छुड़ाया, थाने में ही नारेबाजी की, जश्न मनाया और नीतीश कुमार की पुलिस देखती रह गई। देखिए, इस तरह का ट्रेंड जो है ना, वो बेहद खतरनाक है। ये देश हित के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये ट्रेंड क्या है? पहले बुर्के में फर्जी वोटिंग करके पकड़े जाने पर हंगामा करेंगे, थाने पर भीड़ जुटाएंगे, डराएंगे, पुलिस को देख लेने की धमकी देंगे और उसके बाद फर्जी वोटर को जबरन छुड़ाकर ले भी जाएंगे। अगर इस घटना पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया हो सकता था तो आने वाले दिनों में भी ये ट्रेंड पत्थरबाजों, दंगाइयों और अपराधियों के लिए भी अब दिखने लगेगा। रात के अंधेरे में बल्ब की रोशनी के बीच डराने वाला शोर सुन रहे हैं आप। ये शोर लोकतंत्र के रक्षकों को चिढ़ा रहा है। ये शोर बुर्का की आड़ में फर्जी वोटिंग करने वालों का मनोबल बढ़ा रहा है। ये शोर देश हित के खिलाफ है और इसलिए इस शोर के खिलाफ आवाज उठाना देश हित में जरूरी है। कहानी 3 महिलाओं से शुरू होती है। यही 3 जिन्हें भीड़ थाने से छुड़ाकर ले जा रही है। आरोप है कि ये 3 महिलाएं 20 मई के दिन बुर्का की आड़ में फर्जी वोटिंग कर रही थीं। 20 मई को देश के 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा था। अमेठी से लेकर कश्मीर और मुंबई से लेकर मधुबनी तक लोग लाखों की तादाद में वोट डाल रहे थे। इसी दौरान मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में ये महिलाएं फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ी गईं। इनके साथ हिरासत में एक आदमी भी था जिस पर फर्जी वोटिंग का आरोप है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दरभंगा के जाले थाने क्षेत्र का कुछ हिस्सा मधुबनी लोकसभा में पड़ता है, इसलिए ये वोटिंग तो मधुबनी लोकसभा के लिए कर रही थी, लेकिन इनका मतदान केंद्र दरभंगा जिले के जाले में पड़ता है। जाले के हक्कानी मदरसा देवरा बंधोली में मतदान केंद्र 85 पर वोटिंग करते समय वहां मौजूद सेक्टर पदाधिकारियों को शक हुआ। उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि ये तो बुर्के की आड़ में फर्जीवाड़ा कर रही हैं, इसलिए जाले थाने की पुलिस इन्हें पकड़कर थाने ले आई। मतदान के दिन बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था और उनका पूछताछ थाना में किया जा रहा था थानाध्यक्ष के द्वारा। थाने में इधर पूछताछ चल ही रही थी, उधर भीड़ जमा हो रही थी। शाम होते होते थाने पर भीड़ जुट गई, नारेबाजी होने लगी। भीड़ के डर के आगे नीतीश कुमार के पुलिस सरेंडर कर गई और रात के 2 बजे थाने से फर्जी वोटर्स छूट गए। अब पुलिस CCTV फुटेज देखकर भीड़ में से चेहरा ढूंढ रही है और मामले दर्ज करा रही है। 130 और 140 के लगभग लोग आके भीड़ आके जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। तो बाद में जो CCTV हमारे यहाँ थाना में है उसका चेक करके आइडेंटिफाइड करके टोटल 24 लोगों को आइडेंटिफाइड किया अभी तक और नामजद FIR किया गया। बुर्के में फर्जी वोटिंग का ये वो मामला है जो पकड़ में आ गया। अभी 2 चरण बाकी हैं। देश हित में आपसे अपील है कि बुर्के वाली साजिश से लोकतंत्र को बचाइए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित की दूसरी खबर भी बिहार से ही है। बिहार के सीवान में इन दिनों चुनावी चमत्कार हो रहा है। जी, आपने शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। वही बाहुबली जिसके नाम से कभी पूरा सीवान कांपता था, वही अपराधी जो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाता था, वही सरगना जिसे सीवान का साहेब कहा जाता था, आज उसी शहाबुद्दीन की बीवी भगवादारी हो गई। मेरा मतलब है कि भगवा रंग में रंगी हुई नजर आई। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वहां 25 मई को मतदान होना है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव है। उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में ज्यादातर समर्थक ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने भगवा तौलिया सर पर बांध रखा हो या कंधे पर ले रखा हो या लपेट रखा हो। एक मुस्लिम उम्मीदवार के भगवा समर्थक, ये चमत्कार तो नहीं और क्या है फिर ये? ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहां तक कि खुद हिना शहाब गुरुद्वारे जा रही हैं, भगवा तौलिए और चुनरी ओढ़ रही हैं, अपनी रैलियों में सबका साथ का नारा दे रही हैं। हिना का मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से है। जेडीयू ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को और आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को सीवान से मैदान में उतारा है। इसी आरजेडी में कभी शहाबुद्दीन की तूती बोला करती थी और वो 4 बार सांसद भी चुना गया। लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को चौथी हार मिलेगी या पहली जीत, ये इस चुनाव के नतीजे के बाद पता चल जाएगा। अब तक हिना शहाब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। साल 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार आरजेडी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और तीनों बार वो हार गई। हालांकि उनका वोट परसेंटेज हर बार बढ़ता गया। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव के मैदान में उतरी हुई हैं। अब आपको शहाबुद्दीन की बीवी के भगवा मार्च का रील दिखाते हैं। मैंने कहा था कि सारे रंग हमारे हैं, लोग टुकड़ों में बटे थे, मैंने सबको एक करने की ठानी है, इसलिए सीवान जिला हमारा है। सांसद इसमें कोई लड़ाई में है ही नहीं, सांसद तो बन चुकी हैं। अब बस काउंटिंग का इंतजार है और 25 तारीख का मतदान का इंतजार। जिला के लोग पूरा एकदम घृणामय कर दिए हैं। देखिए, भगवाधारी सारे समुदाय, सारे जाति, सारे धर्म के लोग, सब लोग एक साथ आ गए हैं मैडम के समर्थन में। हिना साहब हमारी बहन है। ये लोकसभा 18 से चुनाव लड़ रही है और अपने सर पे टेम्पो रखकर हमने प्रचार करने का काम किया है। सीवान जिला जो है वो फिर विकास के रास्ते पर चले। 3 सांसद हम लोग चुने, लेकिन कोई विकास। देश हित में अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लग गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश की वजह से करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वो कानून के मुताबिक ठीक नहीं बनाए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने साल 2010 से पहले घोषित ओबीसी वर्ग के लोगों के प्रमाण पत्रों को वैध बताया है। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जिन लोगों को ओबीसी आरक्षण के कारण नौकरी मिली है या भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उनकी नौकरी जारी रहेगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है, लिहाजा अदालत का आदेश केवल टीएमसी के समय में जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा। आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला भी बोला है। दिल्ली की रैली में पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्षी दलों ने वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की और कोलकाता हाईकोर्ट ने विपक्षी गठबंधन को तमाचा मारा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप
मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था कि योगी मतलब यूपी के लिए उपयोगी। याद होगा आपको। इस बार चुनाव में योगी आदित्यनाथ सिर्फ उपयोगी नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए महाउपयोगी हो गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार की डिमांड है। जितनी रैलियां उन्होंने की हैं, उतनी तो विपक्षी नेताओं ने भी नहीं की हैं। जी हां, योगी की डिमांड इतनी है कि वो रैली की रेस में विपक्षी नेताओं से कहीं ज्यादा आगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 51 दिनों में 140 रैलियां की हैं। ये रैली सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि ऑल इंडिया हुई हैं। राहुल गांधी ने तो योगी आदित्यनाथ से आधी रैलियां भी नहीं की हैं। 44 दिन में राहुल सिर्फ 57 रैली ही कर पाए हैं। राहुल से ज्यादा तो उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रैलियां की हैं। 34 दिनों में उन्होंने 67 रैलियां की हैं। ये भी योगी आदित्यनाथ से आधी हैं। मतलब चुनावी सभाओं के मामले में विपक्ष का कोई भी नेता योगी आदित्यनाथ के आगे कहीं नहीं टिकता है। तो जनता जनार्दन कहती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा। 24 के चुनावी मैच में टीम बीजेपी के कप्तान प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो इस टीम के धाकड़ बल्लेबाज हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पिच पर आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगते हैं। अब की बार जिस तरह स्टेडियम में क्रिकेटर की तस्वीर के लिए प्रशंसक खड़े होते हैं, उसी तरह योगी आदित्यनाथ की भी फैन फॉलोइंग है। एक योगी समर्थक उनके बचपन की तस्वीर लेकर जनसभा में पहुंचा था। कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। योगी आदित्यनाथ की तूफानी पारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इतनी पसंद है कि उनकी डिमांड जम्मू से लेकर बंगाल तक है। लोकसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ देश भर में रैलियां कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा योगी आदित्यनाथ अब तक जम्मू, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल समेत कई राज्यों के अंदर चुनावी सभाएं कर चुके हैं। बीजेपी नेता चाहते हैं कि बस किसी तरीके से योगी की रैली उनके इलाके में हो जाए ताकि माहौल बदल जाए। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने तो पंजाब में चुनावी रैलियों के लिए योगी आदित्यनाथ का समय मांगा है। योगी की डिमांड की वजह है विपक्ष पर उनके शब्दभेदी बाण, उनकी सख्त प्रशासन वाली छवि, यूपी को बीमारू प्रदेश से निकालकर विकास प्रदेश में बदलना, और इन सब के साथ वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एक तरफ राम भक्त हैं, जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। एक संत, एक सन्यासी, एक राजनेता। योगी आदित्यनाथ जितना धर्मपरायण है, उतना ही कर्तव्यपरायण भी। चुनाव के दौरान वो अपना प्रोटोकॉल नहीं भूलते। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनावी मंच पर दिखते हैं तो पीएम के साथ मंदिर भी जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी के बस्ती और भदोही में रैलियां थी। योगी आदित्यनाथ पीएम की रैली से पहले ही सुबह 10 बजे जौनपुर में जनसभा करने पहुंच गए। पीएम मोदी की सभा के बाद भी उन्होंने 3 और जगह यूपी में सभाएं की। एक दिन में योगी आदित्यनाथ यूपी में औसतन 5 रैलियां कर रहे हैं। 23 और 24 2 दिन का समय आपके पास है। इन 2 दिनों में कितने लोग ऐसे हैं जो कमल चुनाव चिन्ह के साथ फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए 10-10 घरों में जाकर के प्रत्येक सदस्य से मिलकर के कमल खिलाने का आग्रह कर सकते हैं? कितने लोग हैं? अभिनंदन आपका।
योगी जहां भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं वो सिर्फ यूपी की ही बात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान से लेकर औरंगजेब का नाम लेकर विपक्ष पर हमलावर है। यूपी के चुनावी मैदान से वो बंगाल की ममता सरकार को भी घेर रहे हैं। जो कारनामे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के थे, वही कारनामे वेस्ट बंगाल में टीएमसी के हैं। उसी का परिवर्तित रूप है। अंतर कुछ केवल नाम का अंतर है, कारनामे दोनों का एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं, और इसीलिए तो इन सब के डीएनए कांग्रेस से मिलता जुलता है। चुनाव के आखिरी 2 चरण बाकी हैं और योगी की ताबड़तोड़ बैटिंग भी जारी है। पीएम मोदी की कप्तानी में योगी की बल्लेबाजी बीजेपी के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में बात अब चुनावी जंग की। आखिरी 2 चरणों के मतदान से पहले चुनावी जंग आंकड़ों की जादूगरी और सीटों के दावों को लेकर छिड़ी हुई है। जंग बहुत भीषण है। नेताओं के अपने अपने दावे हैं। सीटें जीतने को लेकर के दावे ऐसे हैं कि विरोध के हौसले पस्त हो जाएं और जीत के लिए जादुई आंकड़े बस हाथ लग जाएं। 400, 370, 180, 150, 220, 272 इतनी सीटें मिलने का दावा एक दूसरे पर सियासी हमला बोलने के लिए दोनों ओर से किया जा रहा है। जाहिर है अब मुद्दों से ज्यादा सीटें जीतने के दाव पर चुनावी जंग हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। 4 जून 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक देगी। अब की बार उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। 24 के रण के आखिरी 2 पड़ाव। 12 दिन बाद यानी 4 जून को चुनाव परिणाम। सब कुछ एकदम साफ दिखेगा। कौन बाजी हारेगा, किसकी जीत होगी, यह भी साफ हो जाएगा। वैसे चुनाव की शुरुआत से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार 400 पार का नारा देते आए हैं और विरोधियों के हौसले पस्त करते आए हैं। 4 जून भारत माता की। अगले 2 चरणों में 115 सीटों के लिए आखिरी जंग जारी है। कोई जीत के जादुई आंकड़े गिना रहा है तो कोई विरोधी के हौसले पस्त करने के लिए जीत को कोसों दूर बता रहा है। देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है। बहनों और भाइयों, जब हम 400 पार की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को तो चक्कर आने लगता है। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। जनता जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक देगी। अगर चुनाव ठीक ढंग से होगा तो 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, अगर गड़बड़ करेंगे तो भगवान जाने क्या कर सकते हैं। मोदी जी 400 के पार जाएंगे। इस बार बीजेपी अपने दम पर 370 से ज्यादा सीट जीतेगी। वैसे राहुल गांधी भी लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 150 के पार नहीं पहुंचेगी। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी विपक्ष पर प्रहार करते हुए सीटों के गणित पर कहते आए हैं कि एनडीए 400 पार करेगी जबकि कांग्रेस 50 से भी कम सीटें लाएगी। वैसे आंकड़ों की लड़ाई कहीं तक भी लड़ी जाए, 4 जून के नतीजे दावे और भरोसे का सच सामने ला ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब आपको सोना दिलाने वाला पहला सवाल आ चुका है।
देखिए सवाल क्या है, आपको बताना है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरण में कुल कितनी सीटों पर मतदान होगा। आपके ऑप्शन क्या हैं? ए 115, बी 155, सी 215 और डी 251। अपने जवाब हमें 57575 पर एसएमएस कीजिए। करना क्या है? टाइप करना है ZN, जी का Z, न्यूज का N, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर ये क्योंकि पहला सवाल है Q1 लिखिए और उसके बाद फिर स्पेस दीजिए और जो भी आपका सही जवाब का ऑप्शन है A, B, C या D उसे हमें लिखकर भेज दीजिए। तो जल्दी कीजिए, कुछ ही देर में सोना दिलाने वाला दूसरा सवाल भी आपके सामने आने वाला है। और अब जी जानकारी, और जी जानकारी में आपके लिए बेहद जरूरी बात। सिंगापुर एयरलाइंस का विमान एयर टर्बुलेंस में फंस गया और हादसे में एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हो गई। 71 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिस वक्त यह हादसा हुआ, विमान में बैठे सभी यात्रियों को एक पल के लिए लगा कि वो अब बच नहीं पाएंगे। इस विमान में कुल 211 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। टेक ऑफ के 10 घंटे के बाद फ्लाइट म्यांमार के एयर स्पेस में 37,000 फीट पर खराब मौसम की वजह से एयर टर्बुलेंस में फंस गई। इस दौरान कई झटके लगे। विमान 3 मिनट के अंदर 37,000 फीट से 31,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। अब आपको बताते हैं कि टर्बुलेंस होता क्या है। देखिए, हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। ऐसा होने पर विमान तेजी से हिलने लगता है, इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। यात्रियों को लगता है कि विमान गिरने वाला है। सवाल है, ऐसे में प्लेन क्रैश भी हो सकता है। दरअसल आधुनिक तकनीक बेहतर होने से प्लेन क्रैश होने की आशंका बेहद कम होती है। पायलट को भी इससे निपटने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो सवाल है कि अब इस मामले में सुरक्षित कैसे रहें। देखिए, यात्रा शुरू होने पर फ्लाइट अटेंडेंट की बात बहुत ध्यान से सुने और हर निर्देश का पालन करें। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज पुणे की जनता देश हित में गुस्से में है, इंसाफ की मांग कर रही है। पुणे पोर्शे कांड में 2 इंजीनियर्स की जान चली गई। बड़े बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में जो अपराध किया, उसके बाद पुणे में जन आक्रोश बढ़ गया है। इस बीच पोर्शे कांड के 5 खुलासे जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यह मामला आखिर कितना गंभीर है। मैं बताता हूं आपको। खुलासा नंबर 1, नाबालिग के दादा का संबंध छोटा राजन से रहा है। खुलासा नंबर 2, नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पी थी। खुलासा नंबर 3, बार में खाने पीने का बिल 48,000 रुपया आया था, जिसे आरोपी नाबालिग ने ही चुकाया था। खुलासा नंबर 4 भी सुन लीजिए। खुलासा नंबर 4 है, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की कार की पूरी रजिस्ट्रेशन फीस ही नहीं चुकाई गई थी। 1,758 रुपए फीस अब भी पेंडिंग है। खुलासा नंबर 5, आरोपी का पिता खुद भी पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार कारें बदल रहा था। पुणे की जनता बेहद गुस्से में है। पोर्श कार कांड से जुड़े 17 साल 8 महीने के नाबालिग के पिता पर उस वक्त लोगों ने स्याही फेंकने की कोशिश की जब उसे कोर्ट लाया जा रहा था। आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी कार नहीं देनी चाहिए। ये सब जो जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें, और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। नाबालिग की करतूत छिपाने के बाद खुद पिता विशाल अग्रवाल भी शातिराना तरीके से पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। इस बीच चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। खुलासे के मुताबिक विशाल अग्रवाल के परिवार का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी रहा है। शिवसेना नेता अजय भोसले ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नाबालिग के दादा SK अग्रवाल ने उन्हें मारने की सुपारी छोटा राजन को दी थी। तो वही टाइम पे मेरे पे 2009 में इलेक्शन के टाइम पे मैं चुनाव में खड़ा था, वही टाइम पे मेरे पे फायरिंग हो गया था। और ये जो अग्रवाल फैमिली है, जो सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, इनका पूरा क्रिमिनल माइंड आदमी है। हमले में अजय भोसले तो बच गए थे, लेकिन उनके दोस्त घायल हो गए। मारे गए इंजीनियर कोष्टा और अनीस अवधिया के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं।
एक सवाल ये भी है कि नाबालिग के पिता समेत बाकी गिरफ्तार लोगों के अलावा भी 4 ऐसे लोग हैं जो इस दुखद घटना को समय रहते रोक सकते थे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे। नंबर 1, विजय मगर, डीसीपी जोन 4, कोरेगांव। ये उस इलाके के पुलिस अधिकारी हैं जहां आरोपी नाबालिग और अग्रवाल परिवार रहता है, लेकिन 3 महीने तक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को लेकर अनजान बने रहे। नंबर 2, रोहिदास पवार, डीसीपी ट्रैफिक, पुणे पुलिस। पुणे शहर की सड़कों पर सुरक्षित और सुचारू व्यवस्था बनाए रखना इनका काम है, लेकिन इन्हें ये पोर्श कार क्यों नहीं दिखाई दी, जबकि ये गैर कानूनी तरीके से सड़क पर दौड़ रही थी। नंबर 3, संतोष पाटिल, सीनियर आईपी यरवड़ा पुलिस स्टेशन। संतोष पाटिल उस यरवड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारी हैं जिसके इलाके में 19 मई की रात को करीब 3 बजे ये दुर्घटना घटी थी। इन्हें भी समय रहते इस बारे में कोई खबर नहीं मिली। और आप कार, मोटरसाइकिल या फिर ट्रक चलाते हैं तो अगली खबर आपके लिए है। देखिए, 1 जून से देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने जा रहा है, जिसके तहत कई बदलाव किए जा रहे हैं। मैं बताता हूं आपको। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की बाध्यता नहीं होगी। पास के रजिस्टर्ड निजी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जा सकते हैं। वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना बढ़ जाएगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 जुर्माना होगा। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां पड़ना अब शुरू हो गई हैं। आप भी कश्मीर की वादियों और हिमाचल, उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन अब पहले ये खबर देखिए और फिर अपने घूमने फिरने का प्लान तैयार कीजिएगा, क्योंकि कश्मीर, हिमाचल इस बार गर्मी बर्फ ही नहीं पिघला रही, बल्कि घूमने फिरने के प्रोग्राम को भी बिगाड़ सकती है। अगर आप पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो यहां के गर्माते मौसम की कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। जम्मू में अगले कुछ दिनों में तापमान 44 डिग्री के पार हो जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 40 के आसपास बना रहेगा। शिमला में हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पारा 40 डिग्री के आसपास लगातार बना हुआ है। अब देश हित की अगली खबर का रुख किए लेते हैं, और ये इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली इंटरनेशनल न्यूज भी है। रूस की परमाणु सेना अपने बैरक्स से निकलकर यूक्रेन की सीमा के करीब पहुंच गई है। रूसी सेना के काफिले में परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें और सेना भी मौजूद है। आपको बता दूं, पश्चिमी देशों को डर है कि अब किसी भी वक्त परमाणु हमला हो सकता है। पुतिन की परमाणु सेना की मिसाइल और बमवर्षक विमान दोनों रेडी हैं। बस एक बटन दबाते ही यूक्रेन से यूरोप तक परमाणु हमला शुरू हो जाएगा। रूसी सेना यूक्रेन के पास टैक्टिकल परमाणु हथियार के साथ मिलिट्री डील कर रही है, यानी इस एक्सरसाइज में असली परमाणु बम शामिल है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये टेस्ट रूस के दक्षिणी सैन्य इलाके में हो रहे हैं। यूक्रेन सीमा पर मौजूद ये इलाका काफी बड़ा है और इस टेस्ट की सटीक लोकेशन रूस ने नहीं बताई है। सबसे पहले समझिए कि टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या हैं और कितने खतरनाक हैं। छोटे परमाणु बम को टैक्टिकल न्यूक्लियर बम कहा जाता है। इसको कम रेंज की मिसाइलों या फिर बमवर्षक विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की क्षमता 1 किलोटन से 100 किलोटन तक हो सकती है। हिरोशिमा पर 15 किलोटन का बम गिराया गया था, जिसमें करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। आसान भाषा में कहें तो टैक्टिकल न्यूक्लियर बम आकार और ताकत में छोटे एटम बम हैं, जिनसे किसी छोटे शहर या टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। जिस इलाके में यह सैन्य अभ्यास हो रहा है उसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, यानी यूक्रेन इन टैक्टिकल परमाणु हथियारों के निशाने पर है।
हमने पहले ही आपको रूस की परमाणु सेना के 3 हथियार दिखाए हैं, अब उनकी ताकत देख लीजिए। रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में एक है किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंझल का मतलब होता है खंजर और ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। रशिया पहले भी इस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर चुका है, हालांकि अब तक इससे परमाणु अटैक नहीं किया गया। किंझल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी रूसी बॉर्डर के पार यूरोप के कई देश भी इसकी रेंज में है। 2000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है किंझल मिसाइल रूस के दक्षिणी सैन्य इलाके से जर्मनी तक अटैक कर सकती है। सिर्फ किंझल मिसाइल की मदद से ही पूरे यूक्रेन समेत यूरोप के कई बड़े ठिकानों को निशाना बनाना संभव है। रूसी न्यूक्लियर आर्मी का दूसरा हथियार है इस्कंदर मिसाइल। 500 किलोमीटर तक के इलाके में यह मिसाइल सटीक निशाना लगाती है। इसकी मदद से न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों हमले किए जा सकते हैं। बड़ी खासियत यह है कि लॉन्चिंग के बाद ये दुश्मन के जवाबी हमले से बचने के लिए अपना रास्ता भी बदल सकती है। यानी दोनों मिसाइलें दिखाकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। रूस की परमाणु सेना अक्सर युद्धाभ्यास करती है, लेकिन पहली बार आधिकारिक ऐलान करके और वीडियो दिखाकर पुतिन दबाव बना रहे हैं। पुतिन की न्यूक्लियर आर्मी का तीसरा हथियार है टुपोलेव Tu-22 बम वर्षक। ये सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से तेज उड़ान भर सकता है और हजारों किलोग्राम बम लेकर यूक्रेन और यूरोप के कई देशों तक जाकर हमला कर सकता है। ये रूस का लंबी दूरी तक मार करने वाला बम वर्षक विमान है, जिसकी मदद से यूक्रेन पर कई बार मिसाइल और बम हमले किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार परमाणु हमले का खतरा बढ़ रहा है। एक तरफ परमाणु हमले का डर है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन सीमा पर जंग लगातार जारी है। रूस यूक्रेन के बीच जंग 2022 में शुरू हुई थी और आज भी दोनों देशों की सीमा पर बम, गोले और रॉकेट बरस रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटे में मोर्चों पर कई अमेरिकी हथियारों को नष्ट किया है और यूक्रेनी सेना के हमले को फेल किया है। हालांकि यह पारंपरिक युद्ध अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन सीमा पर परमाणु युद्धाभ्यास की खबर 6 मई को आई थी। तब कहा गया था कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की धमकी और खतरे का जवाब ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज है। हालांकि अब पुतिन की सेना यूक्रेन बॉर्डर पर है और यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी परमाणु संकट मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देश हित की अगली खबर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि ईरान और अमेरिका मिलकर इजराइल के खिलाफ साजिश कर रहे थे। तो क्या इसी वजह से रईसी की मौत हुई है? असल में मिडिल ईस्ट से आई खबर में हैरान करने वाला दावा किया गया है। अमेरिका और ईरान जो खुलकर एक दूसरे को दुश्मनी दिखाते हैं, इन दोनों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी और इस बातचीत में बड़ा मुद्दा थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कतर के एक अखबार मिडिल ईस्ट आई का दावा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीक्रेट बातचीत चल रही थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बातचीत के मुद्दों में एक इजराइल की सत्ता को बदलने की इच्छा भी शामिल है। अखबार में यह भी बताया गया है कि बाइडेन सरकार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से खुश नहीं है। बातचीत का एजेंडा अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के लिए रास्ता तैयार करने को लेकर था।